हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये सीडीपी से रहने वाली है। इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के 15 प्रश्नों को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2019 का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्या रहने वाली है, महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में जो सीडीपी का सिलेबस है या जो लैंग्वेज का जो सिलेबस रहता है वो लगभग क्या रहता है, एक समान रहता है। ठीक है, तो ये क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आइए समझते हैं। आज के लिए जो पहला प्रश्न रहने वाला है वो है मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि वुडवर्थ और सिगमंड फ्राइड, जुंग, जे.एस. रॉस। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जो मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली है इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत मानव मन और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और डिटेल में इसके बारे में हम उसमें जानेंगे जब हम अपनी थ्योरी क्लास, सीडीपी की जो थ्योरी क्लास है उसे अपने एप्लीकेशन ऐप पर करने वाले हैं। ठीक है, उस पर हम इस जो मनोविश्लेषणात्मक जो प्रणाली है, ठीक है, इस थ्योरी को उसमें बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है कि विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग इस प्रकार का जो प्रश्न है वो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा बताया गया है, अगले बार यहाँ से शिक्षा की जगह क्या हो सकता है, विकास भी हो सकता है। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि विद्यार्थियों की विकास में या विद्यार्थियों के विकास में डैश डैश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, आनुवांशिकता की, वातावरण की या उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है कि विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश डैश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की क्या रहती है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि विद्यार्थियों के विकास में डैश डैश की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तब भी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी ही सही होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इसे हमने अपने एप्लीकेशन ऐप पर क्या करा था, समझा था। ठीक है, वृद्धि और विकास में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास क्या है कि जो हमने ग्रहण की गई संवेदी सूचनाएं हैं उसका रूपांतरण क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। या ऑप्शन नंबर बी है कि ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण। और सी है सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। और डी है कि उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है, तो संज्ञानात्मक विकास में जैसे तर्क लगाना या सोचना, समझना या समस्या समाधान। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, तो ये संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, ये संज्ञानात्मक विकास में आते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 4। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक की जो अवस्था है उसे क्या कहा जाता है। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है कि प्रसव पूर्व। ठीक है, और अगला है कि बचपन। और सी है उत्तर वाली अवस्था। और डी है पूर्व किशोर अवस्था। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, और बहुत आसान प्रश्न है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रसव पूर्व अवस्था, या इसे गर्भ अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, या इसे गर्भावस्था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर रहने वाला है। अब हम थोड़ा सा जो ये दूसरे ऑप्शन हैं इन्हें भी थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे। ठीक है,
इसे तो या हम गर्भावस्था कहेंगे या प्रसव पूर्ण अवस्था कहेंगे, और इसका जो समय रहता है तो गर्भधारण से लेकर जन्म तक का रहता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि बचपन या इन्फेंसी एज, या इसे ही शैशव अवस्था भी कहा जाता है, इसे शैशव अवस्था के साथ साथ इसे इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है, या इसे गत्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसका जो समय रहता है वो जन्म से, ठीक है, इसका समय कितने से कितने रहता है, तो जन्म से और 2 वर्ष के बीच का रहता है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था का भी जो समय रहता है वो कितने, वो 7 से और 11 वर्ष के बीच रहता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें किशोर अवस्था या पूर्व किशोर अवस्था, यहाँ पर क्या पूछा गया, पूर्व किशोर अवस्था का जो समय रहता है वो 10 से 13 वर्ष के बीच रहता है। अगर यहाँ पर किशोर अवस्था पूछा जाता तो इसका क्या हो जाता है, फिर 12 से 18 वर्ष हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और उत्तर अवस्था से पहले क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, और पूर्व बाल्यावस्था का जो समय रहता है वो 2 से 6 वर्ष का रहता है। ठीक है, यहाँ से बार बार पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है जीन प्याजे से संबंधित रहने वाला है। आइए समझते हैं। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रकार से जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ही ऑप्शन को घुमा फिरा के क्या बनाया जाता है, पेपर में प्रश्न बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो ऑप्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसे हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं। और साथ में जब ये टॉपिक हम अपने एप्लीकेशन पे समझाएंगे उसमें भी हम इस टॉपिक को क्या करने वाले हैं, बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। अभी ये टॉपिक वहां पर नहीं समझाया गया है। ठीक, आइए समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो दिया गया है कि ज्ञानेंद्रीय अवस्था कहा जाता है, या इसमें अमूर्त और तर्क जो कौशल है इसका विकास हो जाता है। और बी है पूर्वा अनुक्रमिक अवस्था, और सी है औपचारिक परिचालन अवस्था, और डी है ठोस परिचालन अवस्था। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, सही उत्तर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा कि अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का जो विकास है वो किस अवस्था में हो जाता है, वो औपचारिक परिचालक अवस्था में हो जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जो ज्ञानेंद्रीय अवस्था है, यहां से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे गत्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है, या इंद्रियगामक अवस्था भी कहा जाता है, या सेंसरी मोटर स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, और इस समय जो बच्चा है, बच्चा ज्यादा किससे सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें पूर्व अनुक्रमिक अवस्था, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है, यानी पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, और पूर्व बाल्यावस्था में इसका जो समय रहता है वो 2 से कितने का रहता है, 6 वर्ष के बीच का रहता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें ठोस परिचालन अवस्था, तो इसे क्या कहा जाता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहा जाता है। और साथ में अगर हम बात करें इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, और यहां से अगला प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो प्रश्न घुमा कर पूछा जाएगा कि किस अवस्था में या जीन प्याजे के अनुसार बच्चे के अमूर्त की जगह क्या होगा, मूर्त। ठीक है, अमूर्त के जगह अगले बार प्रश्न में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बच्चे के जीन प्याजे के अनुसार बच्चे का मूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित हो जाता है। तो इस प्रश्न का फिर सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था में। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा मूर्त चीजों के बारे में क्या है, सोच समझ क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, या इस प्रकार का कौशल क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। और इसकी जो अवस्था रहती है वो कितनी रहती है, वो 7 से 11 वर्ष की रहती है। ठीक है, यहां से आपको अलग अलग प्रकारों से यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन यही होंगे, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर आप डिटेल में थ्योरी क्लास पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे द्वारा ऑल सब्जेक्ट की तैयारी की जा रही है। वो पेपर 1 की भी तैयारी कराई जा रही है, और पेपर 2 की भी तैयारी कराई जा रही है, और पेपर 2 में भी मैथ और साइंस की भी, और साथ में एसएसटी की भी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप
इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या हमारे साथ मिलकर समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। और बात करें कि कोर्स कैसे लेंगे, उसकी फीस कितनी रहने वाली है, तो फीस अभी अगर हम पेपर 1 की बात करें, ठीक है, पेपर 1 की अगर बात करें तो पेपर 1 अगर आप सिंगल लेना चाहते हैं तो उसकी फीस कितनी 799 रहने वाली है। और इसी प्रकार से पेपर 2 अगर मैथ और साइंस लेना चाहते हैं, ठीक है, उसकी फीस भी 799। और इसी प्रकार से पेपर 2 SST की भी जो फीस है वो भी कितनी रहने वाली है, 799 रहने वाली है। लेकिन अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 SST लेना चाहते हैं उसकी फीस 999 रहने वाली है। और इसी प्रकार से अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस और पेपर 1 लेना चाहते हैं तो उसकी भी फीस 799 रहने वाली है, ठीक है। और ये जो फीस है ये बहुत कम समय तक आपको क्या है 50% डिस्काउंट के साथ इतनी फीस है, और बहुत जल्दी ये इसका जो एक्चुअल प्राइस है उतनी होने वाली है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो अब हम प्रश्न नंबर कौन सा समझने वाले हैं, प्रश्न नंबर 6 को समझने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई है, कि किसके द्वारा दी गई, स्कैनर के द्वारा दी गई है, या ब्लैक के द्वारा दी गई है, बेलक के द्वारा दी गई है, या हार्डलैंड के द्वारा दी गई है, ठीक है, हार्डलैंड के द्वारा दी गई है, या मेरे के द्वारा दी गई है। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और जो ये CAT विधि है इसे प्रक्षेपी विधि भी कहा जाता है, प्रक्षेपी, इसे क्या कहा जाता है, इसे प्रक्षेपी विधि भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है, और इस प्रकार का प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि TAT A2 कितने कार्ड हैं, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है कि 10, 20, 30, 40, इस प्रकार से हमारे पास क्या दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न में, इस पेपर में जितने भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों के चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी जब आंसर की आई थी तो सभी को क्या मिला था, बोनस अंक मिला था या बोनस नंबर मिला था, क्योंकि ये चारों के चारों ऑप्शन क्या है, सही है। इसका जो सही उत्तर होने वाला था वो 31 होने वाला था, ठीक है। 31 का सही उत्तर होता कि जो TAT है इसमें कितने कार्ड होते हैं, तो इसमें 31 कार्ड होते हैं, ठीक है। 31 में से जो 30 कार्ड होते हैं, 30 कार्ड कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं या उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। और 31वां जो कार्ड होता है, 30 कैसे होते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है, और 31वां जो कार्ड है वो कैसे होता है, वो ब्लैंक होता है, खाली होता है, ठीक है। और 30 कार्ड में से भी 10 कार्ड पुरुषों से संबंधित होते हैं और 10 कार्ड महिलाओं से संबंधित होते हैं, और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार से इन्हें बांटा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना था, इस प्रश्न का सही उत्तर होना था मतलब 31, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे भी 31 नहीं दिया है, तो ये क्या है, इसमें बोनस अंक दिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम प्रश्न नंबर 8 को समझने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। तो 3 तो इसमें विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, एक नहीं है, हमें उसकी ही पहचान करनी है, ठीक है। पहला है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, तो ये क्या है, ये भी वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, ठीक है। और बी है सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, तो यही क्या नहीं है, ये वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत भी वृद्धि और विकास का सिद्धांत है, और पैटर्न का सिद्धांत भी क्या है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या नहीं है, ये वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। और जब नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं। प्रश्न है MLL न्यूनतम अधिगम स्तर मूल स्वरूप से एक ऐसे उपागम है जिसकी मान्यता है कि, हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं, ठीक है।
और बी है कि सभी अधिगम कार्य सीखे नहीं जा सकते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सभी अधिगम कार्य सीखे ही नहीं जा सकते, ये तो गलत बात है। ठीक है, और अगला है सभी उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा कि सभी उद्देश्य को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। और डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि न्यूनतम अधिगम स्तर, ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, एकदम ही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 10, आइए समझते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम स्थानांतरण संभव है? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया कि स्मरण और सामान्यीकरण और अवबोधन, आदतों का निर्माण। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि निम्नलिखित में से अधिगम का अधिकतम स्थानांतरण किसमें संभव है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा कि सामान्यीकरण में अधिगम का अधिकतम स्थानांतरण क्या है, संभव है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 11, आइए समझते हैं। और जीन पियाजे से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए जीन पियाजे और वाइगॉस की जो थ्योरी है इनको हम एप्लीकेशन पर अपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं, जिस भी प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 11 को। तो 11 है कि पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि संवेदी पेशीय अवस्था से, और बी है मूर्त संक्रिया अवस्था से, और सी है औपचारिक संक्रिया अवस्था से, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि जीन पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक और अंतर्दर्शी अवधि किससे संबंधित है, तो पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है, जो कि यहां पर नहीं दिया गया। अब थोड़ा सा इसे फिर से डिटेल में समझ लेते हैं कि संवेदी पेशीय अवस्था का मतलब क्या हो जाएगा। इसे शैशव अवस्था भी कहा जा सकता है। ठीक है, शैशव अवस्था या इंद्रियगामक अवस्था या गत्यात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, चलिए, और अगला है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसे उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जा सकता है। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था, और इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो इसे अमूर्त, ठीक है, अमूर्त अवस्था भी कहा जा सकता है। ठीक, और अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, प्रश्न में अगर सही ऑप्शन होता तो उत्तर पूर्व बाल्यावस्था होता है। ठीक है, और पूर्व बाल्यावस्था में ही प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 12, आइए समझते हैं। और परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हमें ऑप्शन में दिया गया है कि विक्टर हुम के द्वारा दिया गया, या मैस्लो के द्वारा दिया गया, या R.S. वुडवर्थ के द्वारा दिया गया, या ऑप्शन नंबर जो सी है, डी है, वो स्किनर है। तो इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगला मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम जो सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, तो इसको भी हम डिटेल में किसमें एप्लीकेशन पर समझने वाले हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 13, आइए समझते हैं कि बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया वुंट के द्वारा, गिलफर्ड के द्वारा, या विलियम स्टन के द्वारा, या साइमन के द्वारा। अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा कि बुद्धि लब्धि का जो प्रत्यय है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, विलियम स्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब अगर हम बात करें कि बुद्धि लब्धि से
आगे और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि लब्धि पर पहला परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो पहला परीक्षण किसके द्वारा, साइमन और विनय के द्वारा किया गया। ठीक है, और इसी प्रकार से अगले प्रश्न बुद्धि लब्धि से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि लब्धि पर सबसे पहले काम किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा किया गया। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू का जो सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया, तो वो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जो हमने सीडीपी की जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें इसको बहुत अच्छे से हमने समझ भी लिया है। ठीक है, और साथ में जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को भी हमने उन थ्योरी क्लासों में क्या कर लिया, अच्छे से समझ लिया है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसके द्वारा किया गया। हमारे पास ऑप्शन है स्पीयरमैन, और बी है थर्स्टन, और सी है कैटल, और डी है गार्डनर। तो अगर हम बात करें कि जो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी गार्डनर के द्वारा दिया गया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न रहने वाला है। अगले जो 15 प्रश्न है वो हम कल वाले क्लास में करेंगे। तो अगर आपने हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप इस प्रकार की और क्लासेस देखना चाहते हैं तो जरूर से क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में एक कमेंट जरूर करें। ठीक है, और साथ में ये भी कमेंट कर सकते हैं कि अगली क्लास आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, ये भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं आज के लिए अंतिम प्रश्न। और अंतिम प्रश्न है, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हमें किस चीज़ की पहचान करनी है कि हमें अधिगम के स्थानांतरण के उस प्रकार को पहचानना है जो उसे क्या नहीं करता है, सूचित नहीं करता है, या जो अधिगम का स्थानांतरण नहीं करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये अधिगम का जो प्रकार है उसे ये क्या करती है, स्थानांतरण करती है। जैसे धनात्मक और ऋणात्मक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि धनात्मक का मतलब हो जाएगा कि जो हमारे पहले जो सीखा गया है वो नए सीखने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और ऋणात्मक का मतलब क्या हो जाएगा कि जो चीजें हमने पहले सीख रखी है वो नई चीज़ें सीखने में क्या है, थोड़ा बाधा भी डालती है। जैसे मान लो कि हमने कार चलाना सीखा और कार हम क्या कर रहे हैं, उल्टे हाथ से चलाते हैं, राइट हैंड से चलाते हैं। अब उल्टे हाथ से अगर हमने कभी चलाने का प्रयास किया तो इससे नियंत्रण उतने अच्छे से नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अधिगम क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक तरह से भी क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो ये इसका प्रकार है, और इसी प्रकार से क्षैतिज और लंबित भी है। और इसी प्रकार से जो अधिगम है वो एक पक्षीय और द्विपक्षीय भी होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि जो अधिगम है वो एक पुंछीय या द्विपुंछीय होता है, या इसके द्वारा क्या स्थानांतरण किया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में एक कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसे लगी और साथ में आप अगली क्लास किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। ठीक है, और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी इस प्रकार के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।